नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए जिम्मेदारियों का चक्रव्यूह। सुधा कॉलेज से घर लौटी तो देखा पिताजी घर पर ही थे। अम्मा उनके घुटनों की शिकाई कर रही थी। उसने अम्मा को बैठने को कहा और स्वयं अपने छोटे से पर्स में से एक ट्यूब निकालकर मालिश करने लगी। दोनों छोटी बहनें अम्मा से खाना परोसने की जिद कर रही थी। झुंझलाई हुआ अम्मा एक गहरा श्वास भरकर उठ खड़ी हुई और बड़बड़ाते हुए मीना और गीता को खाना परोसने लगी। खाना खिलाते खिलाते अम्मा रोज की तरह महंगाई का रोना रोने लगी। बाजार में जाओ तो महंगाई ने आग लगा रखी है। फलों का तो दाम पूछते ही डर लगे हैं। अब सुधा भी हाथ धोकर कपड़े बदल रसोई घर में आ गई। बोली, लाओ अम्मा, मुझे भी परोस दो। अम्मा का बड़बड़ाना तुरंत बंद हो गया। खाते खाते सुधा बोली, अम्मा, अभी मुझे फिर जाना है। वह जो लाल कोठी वाले गुप्ता जी है ना, वह अभी रास्ते में मिले थे। वो अपने बच्चों को ही ट्यूशन के लिए कह रहे थे। मैंने हामी भर दी। अम्मा को मन में तो बहुत तसल्ली सी हुई, पर दिखावा कर कहने लगी, ना सुधा ना, उन्हें कल मना कर देना। तू कितना खटेगी हम सब के लिए। सुधा भी अम्मा की दोहरी मानसिकता से बखूबी परिचित थी, इसलिए चुप्पी साध गई। सुधा के पिताजी जयदेव जी शुरू से ही ढीले ढाले किस्म के व्यक्ति रहे हैं। जल विभाग में क्लर्क थे। पहले पहल जब सुधा का जन्म हुआ तब सब कहने लगे घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन जब मीना और गीता का जन्म हुआ तब सुशीला और जयदेव निराशा के अंधकार में घिर गए। बेटे की चाह में दो बेटियां हो गई थी। अब उन्होंने मन में दबी एक पुत्र की लालसा को मन में ही दफन कर ही दिया। सुधा सबसे बड़ी होने के साथ साथ बहुत ही समझदार भी थी। सादगी और सुंदरता की अनोखी मिसाल थी। मीना और गीता भी अपनी दीदी का अनुसरण करने का प्रयास तो करती, परंतु उनकी चंचलता आड़े आ जाती। सुधा अंग्रेजी साहित्य में एमए कर रही थी। शाम को 3 से 4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने चली जाती थी। उनके साथ पड़ोस का बड़ा मकान शुक्ला जी का था। उनकी बड़े बाजार में सर्राफे की दुकान थी। अच्छे खाते पीते लोग थे, परंतु अभिमान बिल्कुल नहीं था। सुधा अक्सर पढ़ने के लिए एकांत की तलाश में छत पर चली जाती। नीचे तो मीना और गीता की छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते, पर अम्मा का उन पर बरसना जारी रखती थी, जिससे पढ़ने में उसकी एकाग्रता भंग हो जाती थी। पता नहीं इत्तेफाक से या स्वेच्छा से सुधा को उसके साथ वाली छत जो शुक्ला जी की थी, उस पर भी उनका बेटा शरद दिखाई दे जाता था। यह संयोग था या कुछ और था, सुधा समझ नहीं पाती। वह एकाग्रता से पढ़ती रहती। कभी कभी छत से उतरते चढ़ते दोनों की निगाह मिल जाती तो एक मंद सी मुस्कान देकर पलट जाते। शरद की छोटी बहन शोभा भी बीए में उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। वह बड़ी ही नम्र और सुंदर थी। कभी कभी पढ़ाई की कोई समस्या लेकर सुधा के पास आ जाती थी। सुधा बड़े प्यार से उसकी समस्या का समाधान कर देती, जैसे अपनी छोटी बहनों का करती थी। शुक्लाइन भी जब भी उनके घर हालचाल पूछने आती तो खाली हाथ न आती, फल या मिठाई लेकर अवश्य आती थी। जयदेव और सुशीला संकोच से दब से जाते। सुधा को भी यह अच्छा नहीं लगता था। अक्सर शुक्लाइन के जाते ही मीना और गीता फल या मिठाई पर टूट पड़ती तो सुधा उन पर बहुत नाराज होती थी। सुधा को हमेशा अपने और अपने परिवार के स्वाभिमान के प्रति सजग रहती थी। एक दिन शुक्ला जी के घर से उनके सुपुत्र शरद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन था। जयदेव जी को भी कथा और भोज में सपरिवार आने का आमंत्रण था। जयदेव जी ने तो घुटनों के दर्द के चलते वहां जाने से इनकार कर दिया। सुधा ने अम्मा को गीता और मीना के साथ जाने की सलाह दी। ऐसे में शरद को कोई उपहार देना बनता था। बड़े सोच विचार के बाद सुधा ने सुझाया, अम्मा, वो एक सिल्क के कपड़े का पीस जो कॉलेज के मंत्री महोदया ने 15 अगस्त पर उसकी कविता कर इनाम के रूप में दिया था, उसी का कुर्ता सिलवा उपहार में दे देते हैं।
अम्मा को बात जच गई। सुधा तुरंत सदर बाजार जाकर अंदाज से नाप देकर कुर्ता सिलने को दे आई। जन्मदिन वाले दिन शुक्ला जी के घर बहुत चहल पहल थी। कथा के बाद शानदार भोज था। सुधा तो अपने पिता के पास ही रही। अम्मा के साथ मीना और गीता को भेज दिया। घर वापस आकर मीना और गीता उसी भोज की चर्चा करती नहीं थक रही थी। यह देख सुधा ने यह दोहा, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव, सुनाकर उनकी इस चर्चा पर विराम लगवाया। जयदेव जी घुटनों का दर्द जब असहनीय हो गया तब उन्होंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया। मासिक तनख्वाह से सिमट कर पेंशन का रूप ले लिया। आमदनी कम और खर्च वही था। अम्मा सारे दिन मीना और गीता को बिना वजह कोसती रहती। सुधा से यह सहन न होता। वह उन्हें जुबान पर अंकुश रखने को कहती तो अम्मा उसी पर बरसने लगती। अब सुधा एमए के बाद बीएड कर रही थी। एक दिन सुधा कॉलेज से जल्दी आ गई थी। मीना और गीता का इंतजार कर रही थी। तीनों मिलकर खाना खाती थीं। अचानक शरद वही सिल्क का कुर्ता पहने हुए आ खड़ा हुआ। हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था। उसने आगे बढ़कर जयदेव जी के चरणों को स्पर्श किया और बोला, चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। मेरा एमकॉम का रिजल्ट आ गया। अब पढ़ाई खत्म करके मैं बाबूजी के साथ दुकान पर ही सहयोग करूंगा। बाबूजी का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता। डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी है। जयदेव जी ने भी आशीर्वाद देते हुए शुभकामनाएं भी दी। सुधा चाय बना लाई। सुधा की अम्मा भी वहीं बैठी थी। वह शरद के सामने अपनी गरीबी और बेटियों की शादियों का रोना रोने लगी। सुधा का क्रोध से चेहरा तमतमा गया। जयदेव जी ने बात को बदलकर कुछ और चर्चा आरंभ कर दी। शरद के जाने के बाद सुधा और अम्मा की ठन गई। सुधा बिना खाना खाए लेट गई। माँ भी लगातार बड़बड़ाती ही रही। कुछ समय बाद सुधा का बीएड पूरा हो गया। सुधा के कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा निहारिका गुप्ता जी ने सुधा से बहुत स्नेह रखती थी। सुधा की काबिलियत की वह कायल थी। सुधा के घर की माली हालत के बारे में वह अच्छी तरह से जानती थी। दिल्ली में उनकी बहन भी एक बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उसने सुधा को वहां लेक्चरर के पद के लिए आवेदन करवाया। सुधा ने कॉलेज में टॉप भी किया था और साथ ही प्रिंसिपल साहिबा की सिफारिश भी थी। सुधा पहली बार अकेली इतने बड़े शहर दिल्ली जा रही थी। स्टेशन पर कॉलेज के प्रशासन की ओर से उसके लिए गाड़ी भेजी गई थी। साक्षात्कार तो औपचारिकता मात्र था। 4 दिन बाद ही सुधा ज्वाइनिंग पत्र मिल गया, परंतु उसमें उसे लेक्चररशिप के साथ गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन का कार्यभार भी सौंपा गया। सुधा की योग्यता देखकर ही उसे यह जिम्मेदारी दी गई थी, परंतु वहां की सीनियर लेक्चरर ईर्ष्या से भड़क उठी। वो बहुत सालों से इस पद की आस लगाए बैठी थी, परंतु केवल योग्यता के बल पर एक नई और युवा लेक्चरर उनके अरमानों पर पानी फिर गई। यह उम्मीद उन्हें नहीं थी। स्टाफ रूम का मौसम बहुत गर्म हो गया था। आशा और मीरा, 2 युवा लेक्चरर को छोड़कर किसी ने सुधा का स्वागत नहीं किया। शांत स्वभाव सुधा ने मौन मुस्कुराहट को अपना अस्त्र बनाकर सारा कार्यभार वहन कर लिया। कॉलेज के परिसर में ही इसे अन्य लेक्चरर के साथ बंगला दिया गया। साथ ही घरेलू कामकाज करने के लिए एक नौकरानी और माली की सुविधा भी प्रदान की गई। सुधा को तो अपनी तकदीर पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। खुशी से भरी सुधा अपना सारा सामान आदि लेने घर वापिस आई तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। पिता जयदेव ही आह भर के बोले, मैं अपने कर्तव्य नहीं निभा पाया तो सुधा को आज अविवाहित ही विदा कर रहा हूँ। सुधा ने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, पिताजी आप दिल छोटा न करिए, आपने ही तो पढ़ाया लिखाया था, इसलिए मैं कुछ बन सकी। दोपहर का सारा भोजन सुधा की पसंद का बना। भोजन के समय बातें करते करते अचानक अम्मा कहने लगी, सुधा तेरे जाने के बाद एक दिन मिश्राइन तेरे बारे में पूछने आई थी।
मुझे कहने लगी, अपनी सुधा का रिश्ता हमारे शरद से कर दो। मुझे तो सुधा बहुत पसंद है। मैं तो हैरान रह गई। मैंने तो साफ मना कर दिया। हम आमने सामने के पड़ोसी हैं, लोग 10 तरह की बात करेंगे। अमर और सुधा की बदनामी होगी। अम्मा कुछ देर चुप रहकर बड़े घमंड से बोली, आज तुम कुछ बन गई है तो रिश्ता लेकर चली आई। यह सुनकर सुधा स्तब्ध रह गई। अम्मा ने यह क्या कर डाला? शरद क्या सोचता होगा? कम से कम मेरे से राय तो ले लेती। अम्मा पिताजी की तो कभी चलने नहीं देती थी। जयदेव जी भी असमर्थता का लिबास ओढ़े चुप्पी धारण कर लेते थे। सुधा खाना छोड़ बीच में ही उठ गई। यह देख अम्मा ताड़ गई कि कुछ दाल में काला है। अम्मा खींच कर बोली, सुधा यह परोसा खाना छोड़कर उठ जाने का क्या मतलब? मिश्राइन को मना कर क्या मैंने गलत किया? इधर तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है, बंगला, नौकर चाकर, माली, और क्या चाहिए? ईश्वर का शुक्र कर हमारे बुरे दिन बदल रहे हैं। यह सुन सुधा का मन तड़प उठा। सोचने लगी, मेरे मन के भावों का क्या? अपना दर्द किसे सुनाऊं? शरद का बारे में सोचकर उसकी आंखें भर आई। बिना कुछ जवाब दिए वह अपने अटैची में सामान रखने लगी। दोनों बहनें भी चहक रही थी। दोनों दौड़ दौड़ कर सुधा का सामान इकट्ठा करने लगी। सुधा ने दोनों को कमरे से बाहर जाने को कह दिया। बहनें भी मुंह बिचका कर चली गईं। उसे अब इस घर में एक एक पल काटना दूभर हो रहा था। समय से पहले ही उसने टांगा मंगवा लिया। अकेली ही सामान उठाकर टांगे में रखने लगी। जाते समय पिता को दवाई समय पर खाने और नियम से मालिश करवाने की हिदायत दी। बहनों को भी मन लगा के पढ़ने का आदेश दिया। बस अम्मा को कुछ नहीं कहा। अम्मा एक डिब्बे में सवेरे से बना रही मठरी और गुड़ पारे देने आगे बढ़ी तो सुधा ने मना करते हुए बोली, अम्मा दिल्ली जा रही हूँ, कोई बनवास पर नहीं, यही रख लो, आप सबके काम आएगा। अम्मा चुप खड़ी रह गई। सुधा जैसे ही टांगे में बैठने लगी, साथ वही छत की मुंडेर पर शरद दिखाई दिया। आंखों में गहरी उदासी छलक रही थी। सुधा ने उसे देख सिर झुका लिया। टांगा चल दिया। स्टेशन पर सुधा को लेने गाड़ी आई हुई थी। भारी मन से सुधा अपने बंगले में पहुंच गई। कॉलेज के हेड क्लर्क ने उसे बंगला दिखाते हुए उसका रम्या नाम की एक औरत से परिचय करवाया, जो उसके घर के सारे घरेलू कामकाज करेगी। अगले 20 दिन सुधा बहुत व्यस्त रही। उसे दिए गए टीचिंग पीरियड और हॉस्टल में आई स्टूडेंट्स के कार्य दोनों को एक साथ करना और दोनों कामों में तालमेल बनाने में ही पूरा समय निकल जाता। रम्या एक माँ की तरह उसका ख्याल रखती। आशा नाम की एक अविवाहित सखी भी उसे मिली, जो किसी बड़े उद्योगपति की बेटी थी। उसकी सगाई हो चुकी थी। उसका फियोंसे लंदन पढ़ाई के लिए गया था। पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे में अपनापन मिला। आशा खोसला अंग्रेजी नॉवेल्स पढ़ने की बहुत शौकीन थी और सुधा से उन नॉवेल्स की चर्चा करती रहती। सुधा काम करते करते सुनती रहती। सुधा को फुर्सत ही कहाँ होती थी। वह दोनों अपने मन की बातें एक दूसरे को बिना झिझक कह देती थी। छुट्टी वाले दिन बाजार भी चली जाती। सीनियर में से कुछ को छोड़ अधिकतर लेक्चरर्स उनसे जलती थी। नए सत्र की पढ़ाई आरंभ हो चुकी थी। सुधा जब पहले दिन अपना लेक्चर देने क्लास में गई, सब लड़कियों के चेहरे पर उपहास भरी मुस्कान और भाव दिखाई दे रहे थे। सुधा ने उसे अनदेखा कर बड़े प्यार से उनके नाम पूछे, उन सब का परिचय लिया और अपना परिचय दिया। अगले दिन से पढ़ाना आरंभ कर दिया। सारी छात्राएं मंत्रमुग्ध हो लेक्चर में लीन हो गई। प्रत्येक क्लास में सुधा को छात्राओं की ऐसी ही प्रतिक्रिया मिली। छात्राओं में सुधा मिस के रूप रंग और अध्यापन के चर्चे हो रहे थे। सुधा ने भी खुशी की सांस ली। उसने कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। निहारिका जी के विश्वास को और मजबूत करना चाहती थी कि उनका सुधा का इस पद के लिए किया गया चुनाव सही था। सुधा नियम से अपने लिए खर्च के पैसे रख बचे हुए सारे रुपए घर भेज देती थी। अब वह इतने बड़े कॉलेज की लेक्चरर और वार्डन थी, इसलिए उसे कुछ अच्छी साड़ियां भी खरीदनी पड़ी। उसने अपने बंगले को बहुत कलात्मकता से सजाया।
उससे बाहर से आने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। बगीचे में मनपसंद फूलों के पौधे और मधुमालती की बेल लगवा दी। बहनों और अम्मा के खत आते रहते थे। हर खत में बहनों की कुछ फरमाइशें होती और अम्मा की नसीहत की खर्च से शिफायत करना। कभी कभी शांत सौम्य सुधा का मन रोष से भर उठता। फुर्सत के समय आशा आ जाती तो सुधा का दिल बहल जाता। एक दिन सुधा अपने ऑफिस में बैठी हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के दिए गए कुछ पत्रों को देख रही थी। किसी को रूममेट से शिकायत थी तो किसी को कुछ अन्य समस्या थी। उसी समय चपरासी ने उसे सूचना दी कि मिस साहिब, आपसे कोई मिलने आया है। नई जगह में उससे मिलने कौन आया होगा। उसने अंदर भेजने की आज्ञा दे दी। एक युवा खूबसूरत से लड़के ने प्रवेश किया। युवक न संकोच से कहा, मैडम, मैं इस कॉलेज की वार्डन साहिबा से मिलने आया हूँ। सुधा ने पूछा, आप कौन हैं और उनसे क्या काम है। जवाब में युवक ने बताया कि वह अमर है, अभी 2 दिन अपने घर जो देहरादून में है वहां से लौटा है। वहां से हमारी पड़ोसिन शारदा आंटी ने इस कॉलेज की वार्डन साहिबा के लिए मेरे हाथ कुछ सामान भिजवाया है, उनको वही देने आया हूँ। यह सुनते ही सुधा के मुख पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो बोली, आइए, मैं सुधा हूँ और मैं ही इस कॉलेज की वार्डन हूँ। उसे शारदा बुआ की याद आई। वह पापा की एकमात्र बड़ी बहन थी। बरसों पहले उनका विवाह देहरादून में एक बड़े अमीर घराने में हो गया था। वह रक्षाबंधन या भाई दूज पर कभी कभी उनके घर आती थी। सबसे उन्हें बहुत प्यार और स्नेह करती थी। बचपन में सब बहनें उनकी गोद में खेलकर बड़ी हुई थी। अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए कभी कभी ही आ पाती है। पिछले साल जब वो कानपुर आई थी, जब पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वह बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां पहनती थी। हम सब उनकी साड़ियों की तारीफ करते नहीं थकते थे। शायद साड़ी ही भेजी होगी। यह सुन सुधा उत्सुक हो उठी। तभी सुधा को युवक का ध्यान आया। वह अपलक उसी को ही निहार रहा था। वह संकोच से भर उठी। उसने तुरंत बेल बजाकर बाहर खड़े चपरासी को बुलाया और कॉलेज की कैंटीन से कोका कोला और सैंडविच का ऑर्डर दिया। तो युवक नम्रता से बोला, इसकी जरूरत नहीं है, अब मैं चलूंगा। सुधा बुआ जी के पड़ोसी को ऐसे नहीं जाने देना चाहती थी। उसने आग्रह करके उसे रोक लिया। सुधा ने चुप्पी तोड़ते हुए उस युवक से पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? यहाँ किस कॉलेज में पढ़ते हैं? युवक जोर से हंस पड़ा और बोला, मैं अमर हूँ, यहाँ दिल्ली में एक विदेशी कंपनी में नौकरी करता हूँ। यह सुनकर सुधा शर्म से लाल हो गई। बोली, क्षमा कीजिए, मैं आपको किसी कॉलेज का स्टूडेंट समझ बैठी थी। इस पर अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं कौन सा आपको वार्डन समझा था? आप तो इतनी कम उम्र में है, आपसे लड़कियां कैसे डरती होंगी? कहकर अचानक चुप हो गया। सुधा अन्यथा न ले ले, इसलिए बात बदल कर पूछने लगा कि आपके घर में कौन कौन है। सुधा ने सबके बारे में बताया तो वह कहने लगा, मैं तो इकलौता ही हूँ, इसलिए बहुत जिद्दी भी हो गया हूँ। यह कहकर जाने को खड़ा हो गया, पर उसकी निगाहें सुधा के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। सुधा भी नजरें झुकाकर बाहर तक छोड़ने के लिए उठ खड़ी हुई। उसके जाने के बाद न जाने क्यों सुधा का मन कुछ बेचैन सा हो उठा था। वह रात भर करवटें बदलती रही, अमर के बारे में सोचती रही। अब वो यहाँ क्यों आएगा, यह सोचते सोचते न जाने कब नींद के आगोश में समा गई। सुधा 26 वर्ष की हो चुकी थी, परंतु उसके चेहरे की सात्विकता, कोमलता, सादगी से भरा अनोखा आकर्षण किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। क्लासेज में जब वह लेक्चर देती तो वह इतना प्रभावशाली होता कि छात्राएं मंत्रमुग्ध हो सुनती और समझती थीं। सुधा को लेक्चर देते समय कभी किसी तरह के नोट्स, किसी किताब या कागज देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बहुत जल्दी सी सुधा छात्राओं में लोकप्रिय हो गई। अधिकतर सभी सीनियर सुधा का नुक्स निकालने का मौका खोजती रहती। उसे
उकसाने वाली बातें करती, परंतु सुधा बड़े धैर्य से मुस्कुरा कर निकल जाती। रविवार का अवकाश था। सुधा और उसकी सहेली आशा ने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बाजार में आशा ने तो एक के बाद एक बहुत सारी साड़ियां खरीद डाली। बेचारी सुधा संकुचित केवल साड़ियां देखती ही रही, परंतु आशा ने जब बहुत जिद की तब अम्मा के लिए एक साड़ी खरीद ही डाली। ज्यादा खरीदती तो सारा बजट गड़बड़ा जाता। घूमने से दोनों बहुत थक गई थी, इसलिए एक कॉफी हाउस में चली गई। वहां कॉफी का ऑर्डर देकर बैठ गई। अचानक सुधा की नजर सामने बैठे अमर पर पड़ी। शायद वह किसी मीटिंग में आया था। शायद कोई गंभीर चर्चा चल रही होगी। अमर को ऐसे गंभीर देखकर सुधा के चेहरे पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई। आशा ने जब उसके मुस्कुराने का कारण पूछा तो उसने आशा को उस दिन वाली घटना बता दी जब अमर को स्टूडेंट समझने की भूल बैठी थी। अचानक अमर की निगाह भी उन पर पड़ गई। उसने अपने साथ वाले व्यक्तियों को कुछ कहा और उठकर उन दोनों के पास आ गया। सुधा ने अमर से आशा का परिचय करवाते हुए कहा कि यह मेरी एकमात्र प्रिय सखी आशा है। अमर ने मुस्कुराकर आशा को अभिवादन किया। चलिए, मेरी आज की मीटिंग सार्थक हो गई। देखिए, आप दोनों से मुलाकात हो गई। सुधा ने अमर से आहिस्ता से पूछा, यह आपकी क्या ऑफिशियल मीटिंग है? अमर बोला, हाँ, वही चल रही है। इस पर सुधा बोली, तो आप क्यों उठ आए? अमर हंसने लगा, बोला, अचानक बहुत दिनों बाद आपको देखा तो आपसे बात करने का लोभ खींच लाया। आशा जोर से हंस पड़ी, परंतु सुधा ने संकोच से सर झुका लिया। अमर ने कहा, आप कुछ देर रुकिए, मैं मीटिंग खत्म होते ही आप दोनों को अपनी कार में कॉलेज पहुंचा दूंगा। परंतु सुधा ने इनकार कर दिया। हॉस्टल आकर आशा सुधा पर बरस पड़ी, बोली, सुधा, वह भला लड़का हमें कॉलेज छोड़ने के लिए स्वेच्छा से कह रहा था, तुमने क्यों मना कर दिया? सुधा हंसकर टाल गई। घर आई तो रमिया उसे एक पत्र भी थमा गई। बोली, कल से आया हुआ है, पत्र में अम्मा का था। वही पुरानी बातें दोहराई गई थी। पिताजी के लिए कोई अच्छी दवाई भेजने की मांग थी। आखिर की पंक्तियों में लिखा था, पड़ोस वाली मिस्राइन के बेटे शरद का भी विवाह हो गया है। बड़े अमीर घर की बहू आई है। यह पढ़ते ही सुधा के दिल में टिमटिमाता उम्मीद एक छोटा सा दिया दब सा बुझ गया। उसके सामने एक बार शरद का वह गहरी उदासी में डूबा हुआ चेहरा याद आ गया जब वह दिल्ली जा रही थी और वह छत पर खड़ा था। एक गहरी सांस लेकर वह लेट गई। रम्या को खाना लगाने से मना कर दिया। रम्या प्रौढ़ महिला थी। सुधा से पुत्रीवत स्नेह रखने लगी थी। वह एकदम अधिकार से बोली, मिस साहिबा, आपको बिना खाए सोने नहीं दूंगी। एक थाली परोस लाई और जबरन खिलाने लगी। सुधा की आंखें छलक आई। दिल में छिपा दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला। जिंदगी यथावत चलने लगी। आशा आ जाती तो समय निकल जाता। उसका मंगेतर भी कुछ महीनों में लौटने वाला था। वह अक्सर उसी की बातें करती रहती। एक रविवार वह बाल धोकर अपने लॉन में बैठी थी। उसे कभी कभी मिलने वाले यह फुर्सत के क्षण बहुत अच्छे लगते थे। अचानक गेट पर उसकी नजर पड़ी। अमर हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा था। उसे देख उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वह अचकचा के उठ खड़ी हुई और बोली, आप यहाँ? अमर हंस पड़ा और बोला, मुझे देखकर आप तो ऐसे घबरा उठी जैसे किसी भूत को देख लिया हो। सुधा झेप गई। वह बहुत शिष्टता से अमर को अंदर ले गई। रम्या को चाय बनाने को कह स्वयं अपने बिखरे बाल समेटने लगी। अमर भी बेतकल्लुफ होकर बोला, भाई, हम तो लंच के इरादे से आए हैं, आप तो चाय से टालना चाह रही हैं। सुधा का चेहरा गुलाबी हो गया। बोली, नहीं, आप खाना खाकर ही जाइए। अमर अपने हाथ में लाए पैकेट को सुधा को देते हुए बोला, यह आपके लिए एक छोटा सा उपहार लाया था। वह बातों ही बातों में अमर ने बताया कि
बहुत दिनों से माँ बनारस जाने का आग्रह कर रही थी, पर ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। अचानक बॉस मेहरबान हुआ तो माँ की इच्छा पूरी करने उनके साथ बनारस चला गया था। कल शाम को ही हम लौटे हैं। माँ ने अपने कुलदेवता की पूजा के बाद बनारस की सैर की। उन्होंने आते समय अपने कुछ सगे संबंधियों के लिए बनारसी साड़ियां भी खरीदी, तो मेरे दिल में भी तुम्हारा ख्याल आया, इसलिए एक साड़ी तुम्हारे लिए भी खरीद ली। यह रंग तुम पर खूब खिलेगा। यह कहते हुए उसने साड़ी का पैकेट सुधा को थमा दिया। सुधा संकोच में डूब गई, फिर बोली, मैं तो इतनी कीमती साड़ी कभी नहीं पहनती हूँ। अमर बोला, सुधा, तुम मेरे दिल और दिमाग से निकलती ही नहीं हो। बहुत दिनों से तुम्हारे घर आने का बहाना खोज रहा था, परंतु आज बिना बहाने के ही आ गया। जिस दिन से तुम्हें कॉलेज की इतनी खूबसूरत वार्डन के रूप में तुम्हें देखा था, उस दिन से मेरी तलाश पूरी हो गई। जो छवि वर्षों से मेरे दिल और सपनों में समाई हुई थी, उसका मूर्त रूप तुम ही थी। बस उसी क्षण तुम मेरे मन में समा गई। काश मैं भी आपके कॉलेज के हॉस्टल में रह पाता। सुधा अब गंभीर होकर बोली, अमर जी, अब हंसी मजाक बहुत हो चुका। अमर भी अब गंभीर हो गया और बोला, सुधा जी, मैं लाग लपेट वाली बातें करने का तो अभ्यस्त नहीं हूँ। जो मेरे मन में है वह कह दिया। तो मेरे मन में उसी दिन तुम समा गई थी जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। यह कहते कहते अमर भावुक हो उठा। सुधा, सच कहूँ, बचपन से ही अकेले रहा हूँ। माँ पिता का स्नेह तो भरपूर मिला, पर सच्चा दोस्त कभी भी नहीं मिला। मेरे भाई बहन कोई नहीं थे। पिताजी यही चाहते थे कि मैं उन्हीं जैसा रुतबा प्राप्त करूं। पढ़ाई लिखाई और किताबें ही साथी थे, परंतु तुम्हें देखते ही यह महसूस हुआ कि दिल को जिसकी तलाश थी वह पूरी हो गई। मैं तो तुम्हारी बुआ जी का सदा आभारी रहूंगा, जिनके कारण मेरा तुम्हारे परिचय हुआ। अमर अपनी ही धुन में बोलता जा रहा था। सुधा, तुम्हें देखते ही कुछ ऐसे अपनेपन का एहसास हुआ जैसे तुम्हें जन्मों से जानता हूँ। सुधा को बेबस होकर अमर की बातों को बीच में ही काटना पड़ा। वह बोली, अमर, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? माना कि तुम मुझे पसंद करते हो, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरे मन में भी तुम्हारे लिए वही सारी भावनाएं हो। मैं तो उम्र में भी तुमसे बड़ी ही हूँ। उस पर कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन हूँ। यह प्यार और लगाव मेरे जैसे लोगों की किस्मत में नहीं होता। यह कहकर सुधा ने मुंह फेर लिया। यद्यपि यह कहते हुए सुधा को बहुत मानसिक यातना हो रही थी। अमर जैसा लड़का उसके लिए तो आसमान के चांद से कम नहीं था। उसे पाकर तो कोई भी लड़की स्वयं को धन्य मानती। अमर में क्या कमी थी? कार्तिकेय जैसा खूबसूरत रूप रंग, उच्च शिक्षित, बड़ी कंपनी में नौकरी और संभ्रांत परिवार का इकलौता पुत्र। परंतु क्या करे, जब वह ही अपने भाग्य में अमावस लिखवा के आई थी, कोई पूर्णिमा उसके भाग्य में नहीं आई। अमर समझ चुका था कि सुधा मन ही मन उसे पसंद करती थी, परंतु उसके जीवन में ईश्वर ने कुछ ऐसी लक्ष्मण रेखाएं खींच दी है, उन्हें पार करना उसके लिए असंभव था। अमर जानता था कि सुधा के दिल में उसके लिए प्यार छिपा हुआ है। अमर के सामने वह खामोश और गंभीर चोले में रहती है। कभी कभी यह चोला अनजाने में खिसक जाता है। तब सुधा की निगाहों से बरबस छलकते प्यार के सागर को उमड़ते हुए देख चुका है। सुधा भी जानती थी कि अमर का प्रेम निवेदन छल कपट से कोसों दूर था। वह पर मजबूर थी। आशा उसके हर दुख सुख की साथिनी थी। उसने आशा को अपने दिल की उलझन से सुना डाली। यह सुनकर आशा आवेश में आ गई, बोली, सुधा, तुमने सारे परिवार को जिम्मेदारी ले रखी है क्या? पर तुम्हारे अपने प्रति भी तो कुछ जिम्मेदारी है। तुम्हारे भी कुछ अपने अरमान हैं, सपने हैं। कब तक उनकी बलि चढ़ाती जाओगी? आशा ने बड़े अधिकार से रम्या को चाय बनाने को कहा और सुधा को
बहलाने का प्रयास करने लगी, पर सुधा की उदासी जस की तस ही रही। आशा उठकर चली गई। अगले दिन कॉलेज की प्रिंसिपल के साथ सुधा एक आवश्यक मीटिंग में बैठी थी। अचानक ऑफिस के पियोन ने सुधा को आकर सूचना दी, मिस साहब, आपका कानपुर से फोन आया है। सुधा घबरा गई। प्रिंसिपल साहिबा से क्षमा मांगते हुए कॉलेज के ऑफिस की ओर दौड़ी। फोन में दूसरी ओर छोटी बहन मीना थी। बोली, जीजी लो, अम्मा से बात करो। अम्मा की आवाज में खुशी झलक रही थी। बोली, सुधा सुन, एक खुशखबरी है, मीना के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का सरकारी नौकरी में है, घर बार दिल्ली में ही है, लड़के की मौसी यही कानपुर में ही है। शादी दिल्ली तेरे बंगले से ही होगी। अम्मा उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। सुधा खिन्न हो उठी। बोली, अम्मा, जरूरी मीटिंग चल रही है, बाद में बात करती हूँ। कॉलेज में लेक्चर देते हुए वह एकाग्र नहीं हो पा रही थी। बार बार एक तीखी गहरी टिस मन में उठ रही थी। उसके परिवार में किसी ने एक बार भी उसके विवाह के बारे में नहीं सोचा। किसी को उसके दिल के टूटने की परवाह नहीं थी। पिताजी शारीरिक रूप से निर्बल हैं, परंतु वह दुनियादारी की तो अच्छी समझ रखते हैं। अपनी बड़ी बेटी से पहले छोटी बहन का विवाह, अब उनकी बिरादरी क्या उन्हें कुछ नहीं कहेगी? दरअसल बिरादरी भी क्यों यह जानती है कि सुधा ही परिवार का एकमात्र सहारा है। इस कारण उसके अरमानों को अनदेखा कर, सपनों को कुचल कर अनदेखा कर दिया गया। सुधा ने शाम को तटस्थ होकर अपने अपने सारे गिले शिकवे मन में ही दबाकर घर वालों से बात की और कह दिया, जब शादी की तारीख निकल जाए तो अवगत करा देना। सुधा का फोन सुनकर घर में खुशी की लहर सी आ गई। इसके बाद अम्मा के रोज ही फोन आने लगे। कभी किसी समस्या को लेकर फोन करती रहती। एक दिन शाम को सुधा अकेली बैठी सोच रही थी कि अगले साल तो वह एकदम अकेली रह जाएगी। आशा की भी शादी है, वह भी चली जाएगी। सामने कॉलेज के गेट पर कार रुकी। कार से उतरने वाला और कोई नहीं, अमर था। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वह उठकर अंदर चली गई। रम्या को चाय बनाने को कह अमर का इंतजार करने लगी। आज उसके दिल में अमर को देख अनोखी सी हिलोर उठी। वह मन ही मन सोचने लगी कि वह अमर से दूर भागकर उस बेचारे को किस बात की सजा दे रही है। क्या वह दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसने किसी से प्यार का इजहार किया हो, खुले शब्दों में उसे स्वीकार किया है? वास्तव में यह उसका व्यर्थ का दर्प है, उसकी ज्यादती है। वह किस बात पर गुमान कर रही है? एक गरीब घर की मामूली सी लड़की होने का, जिसके पास एक अच्छी नौकरी के अतिरिक्त कोई अवलंब नहीं है। रमिया अमर को लेकर अंदर आ गई। सुधा ने भी गर्मजोशी से उसका स्वागत करते हुए कह बैठी, अमर, बहुत दिनों बाद इधर आए हो। अमर विस्मित सा हो गया। बिना कुछ कहे सुधा के पास बैठ गया। रमिया चाय ले आई तो सुधा बोली, अमर, तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। बहुत जल्दी ही मेरी छोटी बहन मीना की शादी होने वाली है। यही दिल्ली में होगी। शादी की तैयारी में तुम मेरी मदद करोगे ना? यह सुनकर अमर कुछ देर चुप रहकर वह बोला, सुधा, तुमसे पहले तुम्हारी छोटी बहन का विवाह? क्या तुमने विवाह करने से मना कर दिया या फिर विवाह न करने का संकल्प कर लिया है? यह सुनकर सुधा के दिल का दर्द उसके चेहरे पर छलक आया। घोर पीड़ा और बहुत दिनों से मन में छिपा आक्रोश ज्वालामुखी की तरह फट गया। वह बेबसी से रो पड़ी। अमर हतप्रभ सा होकर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, सुधा को कैसे शांत करे। सुधा के पास जाने की न तो हिम्मत थी न थी। उसका मन था, पर वह इस सीमा रेखा को पार नहीं करना चाहता था। अचानक अमर हैरान रह गया जब उसने देखा कि सुधा उससे लिपट गई और टूट के रो पड़ी। उसने सुधा को अपनी बाहों में संभाल लिया और उसके सिर पर हाथ फेर कर चुप कराने लगा। सुधा रोते रोते अस्फुट शब्दों में न जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। अमर, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरा साथ न छोड़ना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सब स्वार्थी हैं, बस तुम ही एक हो जिसने मुझे दिल से चाहा। कुछ समय बाद सुधा सामान्य हो गई। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा,
सुधा, आज तुम्हारे रुदन ने तुम्हारे मन के कपाट खोल डाले। तुम अपने परिवार के मोह में अपनी खुशियां दांव पर मत लगाओ, अपने बारे में भी कुछ सोचो। मैं यह सलाह हरगिज न दूंगा कि तुम अपने परिवार की उपेक्षा करो, परंतु उनकी खुशियों के साथ साथ अपनी खुशियों का भी ध्यान रखो। उन्हें उनके हाथों लूटने मत दो। सुधा, कोई कोई बीच का रास्ता निकालो। सुधा एक छोटी सी आज्ञाकारिणी बच्ची की तरह अमर की बातें सुनती रही। अब सुधा के मन की दुविधा से मुक्त हो गया। उसने खुले मन से अमर के प्यार को स्वीकार कर लिया। उसकी सहेली आशा भी उसमें आए हुए इस बदलाव से बहुत प्रसन्न थी। अब छुट्टी अक्सर वाले दिन अमर और सुधा बाहर घूमने जाते, कभी लंच या डिनर का प्रोग्राम बनाते। सुधा भी किसी छुट्टी पर बहुत चाव से अमर को खाने पर बुलाती और उसके मनपसंद व्यंजन बनाकर उसे खिलाती। सुधा और अमर दोनों का प्यार बहुत ही अनूठा था। उन दोनों के दिलों को मानो किस दैविक शक्ति ने जोड़ा था। न तो दोनों की प्यार की तारीख दैहिक भावनाओं से जुड़ी थी, न आर्थिक और न किसी स्वार्थ से जुड़ी थी। बस वह दोनों एक दूसरे की खुशी पर समर्पित होने को तत्पर रहते थे। सुधा और अमर की इन खुशियों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं थी। जल्दी ही उस प्यार के ऊपर मानो ग्रहण सा गया हो। सुधा के साथ बढ़ती हुई नजदीकियां अब उसके सहकर्मियों को खटकने लगी थी। आशा, वंदना, इन दो खास सहेलियों को छोड़कर सीनियर लेक्चरर उसके चरित्र पर उंगलियां उठाने लगी। यही नहीं, छात्राओं को अपने अनुशासन की डोर से साधने वाली सुधा की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। कभी शाम को जब अमर की कार कॉलेज के गेट पर रुकती तो हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं में आंखों में इशारे करने शुरू हो जाते। तो सुधा बहुत बार देख चुकी थी। छोटी उम्र में ही वार्डन का पद मिलने से बहुत सी लेक्चरर तो पहले से ही सुधा से ईर्ष्या करने लगी थी। अब अविवाहित और युवा सुधा की अमर से दोस्ती सबको आलोचना का नया विषय दे दिया था। अब वह सबकी नजरों में आ गई थी। पूरे स्टाफ रूम में उठते बैठते विशेष सुधा के चर्चे होते थे। अध्यापन के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के चरित्र की आचार संहिता और नियम कुछ खास होते हैं। अक्सर स्टाफ रूम में इन्हीं की चर्चा होने लगी थी, जैसे स्कूल या कॉलेज में काम करने वाली महिला टीचर्स और लेक्चरर को कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार रखना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए आदि। एक दिन कुछ ऐसी मध्यावकाश में जब सभी स्टाफ रूम में बैठे थे, ऐसी ही चर्चा चलने लगी। शांत और धैर्यशाली सुधा को क्रोध आ गया। मिसेज शर्मा के किसी कटु तंज पर वह आवेश में आ गई और बोली, प्रत्येक इंसान का जीवन एक अभेद किला होता है। उस पर आक्रमण करने का किसी को अधिकार नहीं होता। हम सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, हमें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इस पर एक लेक्चरर बोली, भाई हम तो अपने छात्रों को मार्गदर्शन करने वाले हैं, उन्हें भटकाने वाले नहीं। हमसे तो कॉलेज में यह अनाचार सहन नहीं होता। यह सुनकर सुधा गुस्से से कांपने लगी। आशा उसे हाथ पकड़कर स्टाफ रूम से बाहर ले आई। बोली, सुधा तुम भी इनकी बातों में आ गई। सुधा रो पड़ी, बोली, आशा मैंने कभी किसी का अनादर नहीं किया, फिर भी मेरा चरित्र इनके निशाने पर रहता है। उस दिन के बाद सुधा ने स्टाफ रूम में जाना ही छोड़ दिया। अपने फ्लैट में जाकर रम्या के हाथ का गर्म नाश्ता करने लगी। 1 महीने बाद का ही मीना के विवाह का मुहूर्त निकला है। सुधा से अम्मा ने बिना कोई सलाह मशवरा किए दिल्ली आने की टिकट बुक करवा डाली और बड़े गर्व से अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए कहने लगी, जब शादी दिल्ली में होनी है तो यहाँ समय क्यों नष्ट किया जाए। सारी खरीदारी भी वहीं दिल्ली से हो जाएगी और सुधा के बंगले से शादी भी होनी ही है। अम्मा ने सुधा को सूचना मात्र दी। सुधा हैरान हो गई। अब अमर को क्या कहेगी। सप्ताह के अंत में एक बार तो वह उसके घर आता ही है। वह असमंजस में पड़ गई। परिवार वालों से अमर का परिचय क्या कह कर देगी। वह बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई। लेक्चर देते समय भी घबरा जाती। कभी कभी लेक्चर के दौरान कुछ भूलने लगती। उसके मन उथल पुथल मची रहती।
उसकी घबराहट देखकर युवा छात्राओं के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि पहले सुधा जब लेक्चर देती तो उसे किसी पुस्तक या पेपर साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। वह एक धारा प्रवाह में इतने प्रभावशाली तरीके से पढ़ती और छात्राएं मंत्र मुग्ध होकर सुनती थी। सारा विषय उन्हें स्पष्ट हो जाता। अब उसके पढ़ाने में वो बात नहीं रह गई थी। उसने आशा को सारी समस्या बताई। यदि अमर को आने से मना करती है तो उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है। दूसरी ओर परिवार को तो आने से रोक नहीं सकती थी। सुधा बहुत दुविधा में थी। आखिर आशा ने ही उसे सुझाया कि अमर को किसी मित्र का संबंधी बताकर परिचय करवा देना। समय बीतता जा रहा था। एक ओर कुआं, दूसरी ओर खाई थी। आखिर अम्मा सबको लेकर दिल्ली आ पहुंची। आशा के पास गाड़ी थी और वह कुशल चालक भी थी। सुधा उसे साथ लेकर स्टेशन से सबको ले आई। अम्मा ने आते ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। पिता के चेहरे पर भी सुधा के बंगले को देख गर्व मिश्रित खुशी आ गई। सुधा ने रम्या को सबके लिए रहने सोने का प्रबंध करने का आदेश दिया और स्वयं कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अम्मा बोली, यह क्या सुधा, आज तो छुट्टी ले लेती। तूने तो आज तक कुछ पूछा तक नहीं कि कैसा लड़का है, किस नौकरी में है, क्या तैयारी करनी है। अब सुधा के मन में जो ज्वालामुखी धधक रहा था वह फट गया। उसने भी अपने स्वभाव के विपरीत जाकर ताना कसते हुए कहा, अम्मा, जब आप सबने मेरी सलाह के बिना सब कुछ तय कर ही लिया तो अब पूछने और बताने को अब क्या रह गया है। जयदेव जी भी वहीं बैठे थे। माँ बेटी का वाकविद सुन रहे थे। बोले, सुधा की अम्मा, सुधा सही कह रही है। कायदे से विवाह तो पहले सुधा का होना चाहिए था। हमने सुधा से पूछे बिना पहले मीना का रिश्ता तय कर दिया। कम से कम सुधा की विवाह करने की इच्छा तो पूछनी थी। अम्मा भड़क गई। आप तो शुरू से घर की समस्याओं से दूर भागते रहे हो। मैं ही हूँ जो किसी तरह घर चलाती रही। सुधा का ब्याह कर देते तो घर का गुजारा कैसे चलता, यह कभी सोचा आपने? यह सुन जयदेव अनमने से होकर उठकर अंदर चले गए। मन में सोचने लगे, वास्तव में मैंने बेटियों के कुछ प्रयास किया ही कहा। वह तो सुधा समझदार और मेधावी थी। उसने ही परिवार को संभाल लिया। सुधा के लिए मन दर्द से भर उठा। मीना और गीता परम उत्साह से पूरे बंगले का मुआयना कर रही थी। रम्या जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाने लगी, परंतु सुधा ऐसे ही निकल गई। रम्या को अम्मा पर गुस्सा आने लगा। रम्या सुधा पर जान छिड़कती थी। उसे अपनी मालकिन पर बड़ा गर्व था। कॉलेज में 2 दिन का अवकाश था। गीता को जयदेव जी के पास छोड़ सुधा अम्मा और मीना को लेकर विवाह की शॉपिंग के लिए निकल गई। सोना आसमान छू रहा था। अम्मा ने अपने गहनों से कुछ गहने मीना के लिए निकाल दिए। बस होने वाले दामाद के लिए अंगूठी ली गई। सुधा ने अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे निकलवा लिए थे। ऐसे अवसर पर आशा अपनी दोस्ती खूब निभाई। सुधा को बताए बिना कुछ महंगी चीजें उपहार में देने के लिए खरीद कर रख ली थी। उसे पता था कि स्वाभिमानी सुधा कभी इतने महंगे उपहार में नहीं स्वीकार करेगी। पूरे स्टाफ की ओर से भी उपहार दिए जाने की योजना थी। पूरे कॉलेज में एक ही बात की चर्चा थी कि सुधा के अविवाहित होते हुए भी छोटी बहन का विवाह हो रहा है। कुछ लोग इसे सुधा का त्याग और बड़प्पन मान रहे थे, तो कुछ अमर को इसका कारण बता रहे थे। यह सब इतनी जल्दी घटित हो रही थी कि सुधा को कुछ सोचने समझने का समय नहीं मिल पा रहा था। अभी तो कॉलेज के सारे क्लर्क और पियून सुधा की बहन के विवाह में बहुत सहयोग कर रहे थे। सुधा ने अमर को फोन भी किया, परंतु उसने उठाया ही नहीं। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। रविवार का दिन था। अचानक अमर आ गया। सुधा के परिवार को देखकर हैरान सा गया। सुधा घबराते हुए अम्मा और पिताजी को अमर का परिचय देते हुए बोली, यह अमर है, मेरी सहेली के भाई। दिल्ली में ही रहते हैं। मेरी सहेली के घर आते हैं, तब कभी कभी इधर भी आ जाते हैं। यह सुनकर अमर का दिल बूझ सा गया।
सुधा चाय नाश्ते के लिए रम्या को समझाने गई। वापस आई तो अम्मा अमर की सारी जन्म कुंडली खुलवा कर बैठी थी। कहाँ नौकरी करते हो, कितनी तनख्वाह है, घर में कौन कौन है, आदि आदि। यह सुनकर सुधा को बहुत क्रोध आ रहा था, पर गुस्सा दबाकर बात को बदल दी और बोली, लीजिए चाय पीजिए। अमर अमर ने बिना सुधा की ओर देखे चुपचाप पी और उठ खड़ा हुआ। सुधा के पिता ने पूछा, आप विवाह में तो आ रहे हैं ना? हमारे लिए तो दिल्ली शहर अनजान ही है। अमर बोला, देखिए दिल्ली में रहा तो अवश्य आऊंगा। इतना कहकर अमर बिना सुधा से कुछ कहे चला गया। सुधा कुछ कह ही न पाई। अगले कुछ दिन सुधा के लिए बहुत भाग दौड़ के रहे। आशा ने हर काम में साथ दिया। शादी से 2 दिन पहले सगाई की रस्म थी। सुधा सवेरे से ही भाग दौड़ कर रही थी। फल, मिठाई, मेवे देने के कपड़े सब खरीदने से लगा दिए। अम्मा पिताजी को तैयार होने को कह स्वयं कुछ लोगों के साथ बंगले की साफ सफाई और सजावट का काम को देखने लगी। आशा ने अपनी गाड़ी भी मेहमानों की सुविधा के लिए वहीं खड़ी कर दी। तय समय पर लड़के वाले आ गए। सुधा जल्दी से अंदर आकर अम्मा पिताजी स्वागत के लिए बाहर लिवाने आई तो देखा मीना ने न जाने कब उसकी अलमारी से अमर की दी हुई बनारसी साड़ी निकाल के पहन ली। यह देख सुधा आग बबूला हो गई। वह आवेश में समय और स्थान भूलकर मीना पर जोर से चिल्लाने लगी कि किससे पूछकर तुमने इस साड़ी को पहनने का साहस किया। मीना सहम गई। गीता और मीना ने पहली बार अपनी सहनशील दीदी का यह भयंकर क्रोधित रूप देखा था। अम्मा भी हैरान होकर कहने लगी, सुधा ऐसी क्या अनोखी बात हो गई? तुम लोग तो अक्सर एक दूसरे के कपड़े पहनते रहते हो। इतने में ही लड़के वाले आ गए। सुधा बाहर चली गई। सगाई की रस्म संपन्न होने के बाद आगे के कार्यक्रमों की चर्चा और लंच आरंभ हुआ। मीना की होने वाली सास ने मीना के कामकाज का तरीका परखने के लिए उसके लिए खाना परोस कर लाने को कहा। वैसे तो मीना कार्यकुशल थी, परंतु उस समय कुछ घबरा उठी। खाना परोसते समय हड़बड़ाहट में सब्जी का बाउल उसके हाथ से छूट गया। कुछ सब्जी सारी पर गिरी तो कुछ जमीन पर बिखर गई। मीना घबरा कर रो पड़ी। गीता उसे अंदर ले गई। थोड़ा देर तो वहां पर सन्नाटा बना रहा। फिर सुधा की अम्मा ने ही बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, हमारी मीना वैसे तो बहुत कुशल है, पर पता नहीं क्यों घबरा गई। लड़के की माँ ने बीच में ही बात काट कर बोली, लड़कियों में केवल सुंदरता ही नहीं, स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। सुघड़ता तो हम देख ही रहे हैं, कहकर हंस पड़ी। बात बिगड़ते देख लड़के के पिता ने बात पलटते हुए कहा, जयदेव जी, बारात में जो लोग अपनी कारों में आएंगे उनकी कारों की पार्किंग का स्थान अवश्य करवा दीजिए। मेहमानों के चले जाने के बाद अम्मा और सुधा का जमकर झगड़ा हुआ। अम्मा बोली, सुधा, तुमने साड़ी को लेकर ऐसा बवाल मचाया कि मीना बुरी तरह घबरा गई। न जाने उस साड़ी में क्या खासियत थी कि तुम ऐसे पागलपन करने लगी। सुधा ने भी खूब सुनाई। बोली, तुम सबने कौन से मेरे सपने पूरे किए, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची, परंतु वह भी सहन नहीं होता। जयदेव जी ने सुधा को बड़ी कठिनाई से शांत कराते हुए विवाह के बारे में विचार विमर्श शुरू कर दिया। सुधा और सुधा के कुछ सहकर्मियों की मदद से मीना का विवाह ठीक तरह से संपन्न हो गया। विवाह की दौड़ धूप के कारण जयदेव जी को बहुत थकावट हो गई थी। सुधा को उन्हें छोड़ने जाना पड़ा। बहुत समय से कानपुर जाने की न फुर्सत मिली, न कोई कारण ही बना। कानपुर जब अपने घर पहुंची तो पुरानी यादें ताजा हो गई। उसका घर वहीं पुराना, बहुत सालों से रंगाई पुताई भी नहीं हुई। सुधा की नजर साथ वाले शरद की मकान पर पड़ी। एकदम चमकता दमकता। गीता ने बताया, दीदी पता है, शरद भैया के बेटा हुआ है। सुधा मौन होकर सोचती रही। तकदीर में तो खुशियां आने का रास्ता ही भूल गई है। सुधा बहुत दिनों के बाद कानपुर आई थी, इसलिए बहुत आसपास के पड़ोसी उससे मिलने आ गए।
शरद की बहन भी मिलने आई। वो बोली, सुधा दीदी, आप अच्छे मौके पर आई हो। भैया के बेटे का नाम करण भी है, आपको जरूर आना है। सुधा सोच में पड़ गई, क्या करे, इतने नजदीकी और अच्छे पड़ोसी हैं। फिर शरद भी कभी उसके दिल के कितने नजदीक था, जाना तो बनता है। वह सुनार की दुकान से बच्चे के लिए छोटी चांदी की एक कटोरी, चम्मच और एक झुनझुना पैक कराकर ले आई। अम्मा को जब पता चला तो बड़बड़ाने लगी। बोली, सुधा, मैंने देख रही हूँ कि तुम आजकल बहुत फिजूल खर्च बहुत करने लगी हो। सुधा को क्रोध तो बहुत आया, पर वह घर का माहौल खराब करना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप्पी साध गई। अगले दिन वह मीना को लेकर शरद के बच्चे के नामकरण संस्कार में चली गई। सुधा के शुक्लाइन बड़े प्यार से मिली और उन्हें पोते और बहू से मिलवाने ले गई। शरद की पत्नी बहुत सुंदर और सौम्य थी। सुधा ने बच्चे को उपहार और आशीर्वाद दिया। शरद भी सुधा से मिलने कमरे में आ गया। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए औपचारिक बातचीत करते रहे। घर आकर सुधा अनमनी सी हो गई। पिताजी की तबीयत भी संभल चुकी थी। छुट्टी खत्म होने का बहाना बना वह दिल्ली लौट आई। कॉलेज से आकर अधूरे पड़े कामों को पूरा करने लगी। उसी समय आशा आ गई। बोली, बहुत दिन से बाहर नहीं गए, चलो घूमने चलते हैं, डिनर भी बाहर ही करेंगे। सुधा आशा की बात को टाल न सकी। जब दोनों वापस आई तो रम्या ने बताया कि मिस साहिब अमर बाबू आए थे। यह सुनकर सुधा उदास हो गई। आशा बोली, सुधा, मैं तो चलूं, अब मेरी खैर नहीं है, कह मुस्कुराते हुए चली गई। सुधा ने रम्या से पूछा, साहब ने कुछ कहा था? रम्या के इनकार से सुधा के दिल में जलते हुए चिराग की लौ दब से बुझ गई। कुछ दिन बाद ही कॉलेज में ग्रीष्म अवकाश हो गए। हॉस्टल भी लगभग खाली हो गया। केवल 4-5 लड़कियां हॉस्टल में बाकी थी, जो किसी कारणवश जा नहीं रही थी। इस कारण सुधा को भी उनके साथ रुकना पड़ा था। अचानक एक शाम सुधा बाहर ऑन में टहल रही थी। कुछ लड़कियां ही ग्रुप बनाकर बातें कर रही थी। अमर की कार कॉलेज के गेट पर रुकी। गेट पर खड़े चौकीदार से कुछ पूछा और गाड़ी को लेकर अंदर ही आ गया। सुधा का दिल जोरों से धड़क उठा। वह अंदर जाने को मुड़ी तो उसकी नजर ग्रुप में बैठी लड़कियों पर पड़ी। उन सभी लड़कियों की आंखों में व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट थी। सुधा का दिल बहुत आहत हुआ। अंदर जाकर साड़ी ठीक करने लगी। रम्या कुछ सामान लेने बाजार गई हुई थी। अमर के आते ही सुधा भावुक हो उठी और एकाएक अमर के सीने से लगकर रोने लगी और बोली, अमर, तुम मुझे छोड़कर मत जाया करो, मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। अमर हैरान सा होकर सुधा को सहलाने लगा। सुधा न जाने क्या क्या बड़बड़ाती हुई रोती रही। थोड़ी देर में सुधा सामान्य हुई तो बहुत लज्जित सी हो गई, परंतु अमर सुधा उसके दिल में छिपे अपने प्रति प्रेम के सागर को लहराते देख चुका था। इस घटना के बाद अमर और सुधा के बीच संकोच की दीवार ढक गई। अब सुधा खुलकर अमर से दिल की बातें किया करती, अपने दुख सुख बांटती। अमर भी अपने मम्मी और पापा की और ऑफिस की बातें बताया करता। छुट्टियों के बाद एक बार जब कॉलेज खुला तो सुधा फिर व्यस्त हो गई। सुधा जल्दी से कॉलेज का काम खत्म करने की कोशिश करती। उसे बड़ी बेचैनी से रविवार की इंतजार रहता। अब कॉलेज में खुले आम सुधा और अमर की नजदीकियों के ही चर्चे थे। दरअसल सुधा एक युवा लड़कियों के कॉलेज की वार्डन थी, इसलिए सबकी नजर उसके चरित्र, मेल जोल वाले उसके क्रियाकलापों पर ही रहती थी। वह सबकी पैनी नजरों की गिरफ्त में रहती थी। दूसरी ओर कॉलेज की अधिकांश सीनियर लेक्चरर वार्डन की कुर्सी लेने की उम्मीद में बैठे थे, परंतु जब अचानक एक युवा नई लेक्चरर को उसकी काबिलियत के बल पर यह पद मिल गया तो वह सब बौखला गई थी। अब अमर से दोस्ती के कारण वह छात्राओं और लेक्चरर सबके निशान पर पूरी तरह से आ चुकी थी। कॉलेज में अब आए दिन जाने अनजाने ऐसी खबरें मिलती रहती जो सीधे सीधे सुधा चरित्र पर वार करती थी। कभी कभी उसे इतना दुख होता, जिन छात्राओं की समस्याओं को बड़ी बहन बनकर सुलझाया, आज
वही लुक छिप कर उसकी गतिविधियों पर नजर रखती हैं। एक बार रविवार का दिन था। अमर भी आया हुआ था। सुधा नीचे कालीन पर बैठी थी। अमर सोफे पर उसके नजदीक ही बैठा था। सुधा ने भावुक होकर अपने सिर को अमर के घुटनों पर रख दिया। अचानक अमर की निगाह कमरे के रोशनदान पर गई तो एक चेहरा अंदर झांकते हुए भी दिखाई दिया। बाहर कुछ लड़कियों के हंसने की आवाजें भी आई। सुधा स्तब्ध रह गई। इन लड़कियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। अमर भी खुद को अपमानित सा अनुभव कर रहा था। वह बिना कुछ कहे उठकर चला गया। अगले दिन पूरे कॉलेज में इसी घटना के ही चर्चे थे। सुधा का मन कॉलेज जाने से कतरा रहा था। कल वाली घटना ने उसे हिला कर रख दिया था। फिर उसने सोचा, न जाने से व्यर्थ ही शक के घेरे में आ जाऊंगी। इसलिए बेमन से तैयार होकर कॉलेज चली गई। स्टाफ रूम में न जाकर सीधा क्लास में चली गई। आज उसकी न तो लेक्चर देने में रुचि थी और न छात्राओं के साथ मित्रवत व्यवहार करने की इच्छा थी। अपने लेक्चर पूरे कर हॉस्टल के ऑफिस में पड़ा काम पूरा करने लगी। अचानक उसे प्रिंसिपल साहिबा ने बुला भेजा। सुधा का मन खट्टा हो गया। क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊं, जिन्होंने कभी मेरी काबिलियत के प्रतिशत पत्र पढ़े थे। वो आज वो न जाने किन शब्दों में मुझे लांछित करेगी। सुधा के पैर मानो जड़ से हो गए थे। जैसे तैसे सुधा ने उनको ठकेल कर प्रिंसिपल महोदय के पास ऑफिस में प्रवेश किया। वह उन्हें अभिवादन करके खड़ी हो गई। उन्होंने बैठने का संकेत किया और गंभीर स्वर में बोली, सुधा, मैं आज तुमसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ अन्यथा नहीं लोगी। तुम्हारे घर जो अमर नाम के युवक आते हैं, क्या वह तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं, जैसे भाई भतीजे आदि हैं? सुधा ने इनकार से सिर हिला दिया। तब वह बोली, तो क्या वो तुम्हारे मंगेतर हैं? तुम्हारा विवाह उनके साथ होने वाला है? अब सुधा ने अपनी चुप्पी तोड़ी, बोली, मैडम, वह न मेरे रिश्तेदार हैं और न ही मंगेतर हैं। बस मेरी एक मित्र है, इसी नाते से मेरे घर आते जाते हैं। प्रिंसिपल साहिबा बोली, देखो सुधा, मैं तो खुद खुले विचारों की महिला हूँ। पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और समाज के हित के लिए बने रिश्तों की हिमायती हूँ। परंतु यहाँ बात युवा लड़कियों के कॉलेज की है। वो यहाँ केवल उच्च शिक्षा के लिए ही नहीं आती, वरना उच्च संस्कारों की सीख लेने भी आती हैं, जिससे भविष्य में वो एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक बने। इसके लिए हम सब लेक्चरर का यह कर्तव्य बनता है कि अपने चरित्र को उनके सामने एक आदर्श की तरह रखें। हमें अपने क्रियाकलापों और गतिविधियों को ऐसा बनाना पड़ेगा जो श्रेष्ठतम हो। इसके लिए हमें कभी कभी अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को भी बलि चढ़ानी पड़ सकती है। यही जीवन है। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी और उधर कानपुर के कॉलेज से विशेष तौर से तुम्हारा नाम भी भेजा गया था। परंतु अब तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें और शिकायतें मुझे सुनने को मिल रही हैं, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। सुधा, तुम स्वयं मुझे सोच समझ कर बताओ कि मैं क्या निर्णय लूं। मैं तुम्हारे बारे में यह सब सुन स्तब्ध रह गई। सुधा कुछ समय सर झुकाकर वहीं बैठी रही। फिर उठकर बोली, मैडम, मैं आपसे वायदा करती हूँ, आपको मेरे बारे में भविष्य में ऐसी शिकायतों नहीं मिलेगी। यह कहकर सुधा उठ खड़ी हुई। अपने बंगले में आकर सुधा फूट फूट कर रो पड़ी। रम्या भी हैरान रह गई। सुधा के साथ रहते रहते उसे भी सुधा से ममता सी हो गई थी। अनपढ़ जरूर थी, पर मन के भावों की अच्छी पहचान थी। सुधा से पहले उसकी छोटी बहन की शादी कर देना, सुधा का विवाह का इंतजाम करना, इससे वह अनजान नहीं थी। अमर और सुधा का परस्पर लगाव भी उससे छिपा नहीं था। वह भी सुधा को खुश देखना चाहती थी, परंतु सुधा को सांत्वना देने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। बस सुधा के कदमों में सिर झुकाकर बैठी रही। आशा को भी जब सुधा ने यह सारी बातें बताई तो वह भी क्रोध से आग बबूला हो गई। वह बोली, वाह, यह खूब रही। गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन होने का मतलब उससे प्रेम करने का मौलिक अधिकार ही छीन लिया जाए।
उसकी निजी खुशी छीन ली जाए। मैं यह नहीं मानती, यह तो सरासर किसी पर अत्याचार है। सुधा जानती थी कि आशा उसकी एकमात्र हितैषी है। इससे पहले भी स्टाफ रूम में जब सुधा पर सीनियर ने जूनियर होकर वार्डन का पद पा लेने के आरोप लगाए थे, तब भी वे स्वेच्छा से कटघरे में खड़ी सुधा की पैरवी करने के लिए वकील बनकर खड़ी हो गई थी। वह सुधा के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती थी। सुधा को भय था कि कहीं आशा क्रोध में आज भी प्रिंसिपल के कक्ष में न चली जाए। इसलिए उसने ठंडे स्वर में आशा को शांत किया। सुधा बोली, आशा, सच कहूँ, प्रिंसिपल साहिबा बिल्कुल सही कर रही है। मैं ही गलत हूँ, मुझे कुछ सोचना चाहिए था। अभी दोनों सहेलियों की बातचीत चल ही रही थी कि कानपुर से सुधा के पिताजी का फोन आ गया। सुधा की कुशलता जानकर दबे स्वर में बोले, सुधा, तेरी बुआ का फोन आया था कि सुधा अमर नाम का लड़का जो उनकी पड़ोसियों का बेटा है, उसे शादी नहीं करने दे रही है। यह क्या मामला है? वो ऐसा क्यों कह रही है? सुधा यह सुन लज्जा से जमीन पर गड़ गई। बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जान पहचान वाले हैं, कभी कभी आते रहते हैं। यह सुनकर वो बोले, ठीक है। फिर वो कुछ झिझक कर बोले, बेटी, फिर तो तू अमर से पूछ, अगर वह गीता के लिए ब्याह करने के लिए तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारे सिर का बोझ भी कम हो जाएगा और उन लोगों के मन का शक भी निकल जाएगा। यह सुनकर सुधा अवाक रह गई। उससे बात करते नहीं बन रही थी। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फोन बिना कुछ कहे रख दिया। आशा वहीं बैठी सब सुन रही थी। उसे भी बहुत गुस्सा आ गया। बोली, सुधा, यह तुम्हारे परिवार के लोग भी बहुत स्वार्थी हैं। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। क्या तुम्हारे प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? यह सुनकर सुधा बोली, क्या कहूँ आशा, शायद वो भी मजबूर है, पर ऐसे मजबूर भी नहीं कि मेरी खुशी पर ही डाका डाल दे। अमर मेरे जीवन में खुशियां लेकर आया था, परंतु लगता है वह खुशी भी मुझसे छीनने वाली है। अब मैं अमर के बिना कैसे जी पाऊंगी? अचानक सुधा को याद आया कि प्रिंसिपल साहिबा को जो विश्वास दिलाकर आई है, उसके चलते अमर को कॉलेज आने से रोकना होगा। उसने फोन करके अमर को एक कॉफी हाउस में बुलाया। जब उसने अमर को सारी बातें कह दी, अमर बोला, सुधा, सुनो, मैं अपने मम्मी पापा को तो मना ही लूंगा। रही कॉलेज आने की बात, सो भविष्य में मैं तुम्हें मिलने कॉलेज ही नहीं आऊंगा। हम बाहर ही कहीं मिल लेंगे। तुम्हारी प्रिंसिपल साहिबा और सारे स्टाफ को भी कुछ कहने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। अमर की बातें सुनकर सुधा कुछ सोच में पड़ गई। उसने अमर से कहा कि यह सब बातें तो हमारे आपसी मिलने जुलने को छिपाने के प्रयास मात्र हैं। यह तो सतही बातें हैं। उन्हें तो हम दोनों के दिलों में धड़कने वाले आपसी प्यार से लगाव से ऐतराज है। वह तो मुझे तुमसे और तुम्हारे प्यार से दूर जाने के लिए कह रहे हैं। तुम गहराई से समझो, मुझे लड़कियों के कॉलेज में लेक्चरर और वार्डन के पद पर होने का यह जुर्माना अदा करना पड़ेगा। उधर घर वाले चाहते हैं कि सारी उम्र उनकी आज्ञाकारी बेटी बनकर जीवन गुजार दूं, जैसे मैं हार्ड मांस की न बनी हूँ, बस एक निर्जीव खिलौना मात्र हूँ, जब चाहे चाबी घुमाकर अपने अनुसार चला ले। मैं यह जानती हूँ कि माता पिता की साथ देना बड़ी बेटी होने का कारण मेरा कर्तव्य था, परंतु मेरे अपने जीवन का क्या? मेरे जीवन के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। यह करते हुए सुधा की आंखें छलक आई। यह सुनकर अमर क्रोधित होकर बोला, सुधा, क्या तुमने सोचा है कि मेरा और तुम्हारा संबंध कच्ची डोर से बंधा है जो ऐसे झटकों से टूट जाएगा? तुम्हारा और मेरा साथ जिंदगी भर का है। मैं अब यह जो तुम्हारी समस्याएं हैं वो मेरी भी हैं। सुधा और अमर की यह बातचीत लंबी होती चली गई। आखिर में सुधा ने कहा कि अमर, हो सकता है मेरी तकदीर में विवाह की रेखा ही न हो। मुझे भूल जाओ, व्यर्थ ही किस्मत से तकरार मत करो और अपने परिवार की खुशियों के लिए विवाह कर लो। यह सुनकर अमर खड़ा हो गया और बोला, सुधा, ठीक है, जो तुम्हें उचित लगता वही करो। जो मुझे सही लगेगा मैं वह कर लूंगा। उस दिन के बाद और अमर ने
कभी सुधा से कोई संपर्क नहीं किया। यद्यपि उसके मन में अमर के प्यार की चिंगारियां हर समय धड़कती रहती, पर दिल का दर्द दिल में छिपाए अपने काम में लगी रहती। चेहरे पर एक शिकन न आने देती। कुछ समय बाद कॉलेज में स्टाफ में सुधा के चर्चे होने बंद हो गए। प्रिंसिपल साहिबा की शिकायतें भी दूर हो चुकी थी। छात्राएं भी बड़े मनोयोग से सुधा को लेक्चर को सुनती थी। अम्मा और पिताजी के मन में एक गहरी संतुष्टि थी। कॉलेज के वार्षिक उत्सव पर सभी किसी न किसी जिम्मेदारी को वहन कर रहे थे। सुधा के पास हॉस्टल का अतिरिक्त कार्यभार भी था। उसने अपने दिल की पीड़ा को व्यस्तता के गहरे सागर में डुबा दिया। उसने दिन रात एक करके हॉस्टल की लड़कियों एक शानदार कार्यक्रम तैयार करवाया। हॉस्टल की सारी रिपोर्ट भी उसी को पढ़नी थी। अचानक फोन की घंटी घनघना उठी। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर बुआ गुस्से में बौखलाई हुई बोली, सुधा, अमर और तुम्हारी क्या बात हुई मुझे नहीं पता। अब उसने घर बार छोड़कर विदेश जाने का फैसला कर लिया है। उसके मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। उन्होंने मुझसे तो स्पष्ट कह दिया कि मेरे कारण ही उन्हें अपने इकलौते पुत्र से बिछोह सहन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ही अमर को पहले पहल तुम्हारे पास साड़ियां पहुंचाने तेरे पास भेजा था। अब तो केवल तुम ही उसे कल एयरपोर्ट जाकर अमर को लौटाने को बाध्य कर सकती हो। वह कल शाम की फ्लाइट से हमेशा के लिए लंदन जा रहा है। सुधा दुविधा में पड़ गई, क्या करे क्या ना करे। 2 दिन पहले ही छोटी बहन गीता ने फोन किया था कि दिल्ली आकर डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। उसने गीता को आश्वस्त भी कर दिया था। सुधा ने अभी कुछ समय पहले ही तो अपने अरमानों की चिता जलाकर कॉलेज में सबको संतुष्ट किया था। आज वह फिर उसी दोहरे पर आकर खड़ी हो गई। अब फिर एक नई परीक्षा। उसने इस बारे में आशा से सलाह मांगी। आशा अपने नाम को रचितार्थ करते हुए बोली, सुधा, ईश्वर की मर्जी कुछ और संकेत दे रही है। कल तू एयरपोर्ट पर जाकर अमर को मना कर लौटा ला। मामला तो अब ठंडा हो चुका है। कुछ समय बाद तुम भी अपना घर बसा लेना। एकाएक सुधा की दबी कुचली प्यार की भावनाओं में मानो फिर से जान पड़ गई। अमर के जिद्दी स्वभाव को याद करके उसे उसके प्रति अनोखा सा लाड आ गया। उसने सोच लिया वह अमर को विदेश जाने से रोक लेगी, उसे एयरपोर्ट से ही लौटा लाएगी। उसने आशा को कहकर एयरपोर्ट जाने के एक टैक्सी भी बुक करवा ली थी। सुधा ने उस दिन वही बनारसी साड़ी पहन ली जो अमर बनारस से उसके लिए लाया था। अगले दिन विद्यालय का वार्षिक उत्सव था। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। सुधा भी कार्यक्रम को सफल बनाने में जी तोड़ मेहनत कर रही थी। यही नहीं, वह अन्य लेक्चरर के कामों में भी हाथ बटा रही थी, जो कभी उसके चरित्र पर कीचड़ उछालती थी। आज वही सुधा की प्रशंसा करते नहीं थक रही थी। कार्यक्रम शानदार रहा। मुख्य अतिथि कॉलेज के सभी कार्यक्रमों को सराहा। विशेष तौर पर सुधा द्वारा करवाए गए कार्यक्रम की प्रशंसा की। अतिथि के साथ सबका जलपान का कार्यक्रम हुआ। प्रिंसिपल साहिबा ने मुख्य अतिथि को सुधा का परिचय करवाते हुए कहा कि यह मेरे कॉलेज की होनहार युवा लेक्चरर है और हॉस्टल की वार्डन भी है। वयोवृद्ध मुख्यातिथि ने जब सुधा की पीठ थपथपा के आशीर्वाद देकर आगे बढ़े तो सुधा के पैरों में मानो बेड़ियां पहना गए हों। उसी समय आशा ने कान में आकर कहा, सुधा, जल्दी करो, एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी कब से आई हुई है। सुधा दौड़ती हुई अपने फ्लैट में आई। पीछे पीछे आशा भी आ गई। आशा ने देखा सुधा दोनों हाथों से अपना सिर दबाए पलंग पर बैठी है। आशा ने कहा, सुधा, उठो, देर हो रही है। सुधा मानो नींद से जागी हो बोली, आशा, टैक्सी वापस कर दो, मैं एयरपोर्ट नहीं जा रही हूँ। मेरे आसपास जिम्मेदारियों का चक्रव्यूह रच दिया गया है जिसे भेदना कठिन है। यह कह वह चुप हो गई। आशा अवाक उसे देखती रह गई। तो दोस्तों,
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।